यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। बेशक पाकिस्तान ही वो एहसान है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हम पर किया, और इस एहसान का बदला हम ता क़यामत नहीं चुका पाएंगे। और इसी एहसान की बदौलत हम आज एक आज़ाद कौम की हैसियत से सांस ले रहे हैं और एक आज़ाद मुल्क में हम जी रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आए 69 बरस बीत गए हैं। ये वो सरज़मीन है जो ज़रख़ेज़ है, इसकी मिट्टी सोना उगलती है और ये कुदरती वसाइल से माला माल है, और नौजवान इसका सबसे कीमती असासा हैं, इसका फ़ख्र हैं। दूसरा रुख के ख़ुसूसी एपिसोड के साथ मैं हूँ सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आपको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। अपने मेहमान साहब का तारुफ कराता चलो। मेरे साथ मौजूद हैं उलूमी करीम साहब, मिक्स मार्शल आर्ट्स में चैम्पियन है, अभी पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए हैं, भारतीय खिलाड़ी को शिकस्त दी इन्होंने। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है अली मोइन नवाजिश, एजुकेशनिस्ट हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जोहा ज़ुबैरी, एक उभरती हुई नौजवान गुलकारा हैं। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने का। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे अली मोइन नवाजिश से। अली, क्या ये वही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब कायद आज़म और अल्लामा इकबाल ने देखा था? नहीं, मेरा ख्याल है ये सवाल का जवाब आपको सवाल पूछने से पहले ही पता था कि शायद आज हम उस पाकिस्तान में नहीं हैं जिसका ख्वाब रखा गया। पाकिस्तान उस तरह नहीं है जिस तरह कायद आज़म ने हमें ये दिया। आधा पाकिस्तान हम खो भी बैठे हैं, और हम बहुत सारे मसाइल और बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं इस वक्त। तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमें आज़ादी मिली। आज़ादी का मतलब ये होता है कि हम अपने मुस्तकबिल के फ़ैसले और अपने फ़ैसले ख़ुद कर सकें, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज़ादी मिलने के बाद भी हम अच्छे फ़ैसले नहीं कर सके, जिसकी वजह से आज ना सिर्फ हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको प्राइमरी तालीम नहीं मिल रही। हम देखते हैं कि बहुत बेसिक फंडामेंटल इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, टेररिज्म के इश्यूज़ हैं, और हर 14 अगस्त हम प्रोग्राम्स करते हैं, जश्न आज़ादी मनाते हैं, और हम गाड़ियों पे झंडे लगा लेते हैं, गो के अंदर इंडियन तराने चल रहे हो, लेकिन गाने चल रहे हो, लेकिन 14 अगस्त के बाद कुछ नहीं करते। मसला हमारा ये है कि हम 14 अगस्त तक और 14 अगस्त के दिन तो करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करते, अगली 14 अगस्त का बस इंतज़ार करते हैं। यानी कंटिन्यूटी चाहिए। उलूमी करीम साहब, आप बताएं कि आपको क्या लगता है, जिस तरह अली ने कहा कि इन्हें तो वो पाकिस्तान नज़र नहीं आ रहा जिसका ख्वाब देखा था कायद आज़म ने और अल्लामा इकबाल ने, क्या आप मुत्तफ़िक़ हैं उनकी राय से? बिल्कुल मैं मुत्तफ़िक़ हूँ। देखें, अल्लामा इकबाल ने जो अपने शाहीनों का ज़िक्र किया था, जो बार बार जो उन्होंने अपने शाहीनों से मुखातिब होकर और उनकी मिसालें देते थे, और उनको जो है ना कुछ आगे बढ़ के कुछ करने की जो है तलक़ीन करते रहते थे। मेरे ख़्याल के मुताबिक देखें, सबसे पहले तो यही होता है कि कहते हैं किसी भी मुल्क का जो सरमाया होता है वो उनकी यूथ होती है। हमारी मुल्क की अगर यूथ की अगर हालत आजकल देखी जाए तो आई वुड पर्सनली थिंक कि जिन हालात से हम इस टाइम गुजर रहे हैं, स्पेशली जो यूथ के हालात हैं, जिस कंफर्ट जोन में उन्होंने ख़ुद को घेर के रखा हुआ है, और जो एक सोच बनी हुई है कि पाकिस्तान ने हमें कुछ नहीं दिया और हम कुछ कर नहीं सकते। ये जो आपने नुक्ता उठाया कि पाकिस्तान ने हमें कुछ नहीं दिया, शायद ये भी एक हमारी मिनहसुल कौम, हमारी भी शायद इसमें एक नाकामी है, हम इसे कह सकते हैं, एक कमज़ोरी कह सकते हैं कि हम इस नुक्ते पे हमेशा ज़ोर देते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। हम इस नुक्ते पे हम गौर नहीं करते कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। ये एक बड़ा अहम नुक्ता जो आपने उठाया है। जोहा, आपके क्या व्यूज़ हैं? मैं भी मुत्तफ़िक़ हूँ इस बात से कि आजकल हमारी आवाम जो है वो कुछ कर नहीं रही पाकिस्तान को वापस कुछ देने के लिए। हमारी यूथ कुछ कर नहीं रही पाकिस्तान को वापस कुछ देने के लिए। सब आराम पसंद है, सबको आराम चाहिए, सबको अपनी ज़िंदगी चाहिए। कोई नहीं सोचता कि मुल्क का क्या होगा, कोई नहीं सोचता कि मुल्क को हमसे क्या चाहिए, कोई मेहनत नहीं करता मुल्क के लिए, सब अपने लिए मेहनत करते हैं। और बस ये है, कोई पाकिस्तान को नहीं है कि अपने लिए मेहनत की जाती है, मुल्क के लिए नहीं की जाती। देखिए, बड़े मज़े की बात है और एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है कि मुल्क की खिदमत हम किस चीज़ को कहते हैं। हम हमेशा ये बोलते हैं कि हम मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे, हम मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मुल्क के लिए कुछ करने का मतलब क्या होता है? देखें, पहले हम जब आपने नौजवानों की बात की ना, नौजवान हम अक्सर सुनते हैं 66 to 67%, 66% हमारी आबादी तकरीबन नौजवानों पर मुश्तमिल है, और हम कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी पहाड़ियाँ हैं, रेगिस्तान है, 4 मौसम है। ये चीज़ें होने से ना मुल्क तरक्की नहीं करता। इसी तरह की बात है कि मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स ला के रख दूँ और कहूँ कि ये इंग्रेडिएंट्स होने की वजह से आप बहुत बेहतरीन शेफ़ या बहुत बेहतरीन खाना पका लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास असासे हैं, हमारे पास
एसेट्स हैं लेकिन उनकी यूटिलाइजेशन का प्रॉब्लम है। इसी तरह नौजवानों पे अगर हम वापस आएँ तो देखें, ना तो पाकिस्तान के नौजवान एक मुश्तरका ग्रुप हैं जिनको आप बिल्कुल एक ही नज़र से एक ही तरीके से देख सकते हैं, ना सारे नौजवान हैं जो आराम पसंद हैं। फोर्स है मगर यकजा नहीं है। हाँ, यकजा नहीं। और मसला ये है कि डिविजन्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, चाहे वो जोग्राफ़ी के बेसिस पे हो, चाहे वो एजुकेशन लेवल के बेसिस पे हो, चाहे वो स्किल के बेसिस पे हो, चाहे वो इंडस्ट्री के बेसिस पे हो। और इसकी वजह से वो एक ग्रुप नहीं कहलाता। जहाँ एक क्लास आराम पसंद है, वहाँ पर ही एक क्लास दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती है। जहाँ पर एक क्लास जो है वो अब पाकिस्तान के बहुत से मसाइल से बिल्कुल आगाह नहीं है, वहाँ पर भी एक क्लास ऐसी है जो पाकिस्तान के सारे मसाइल को रोज़ महसूस करती है, रोज़ उसको देखती है और रोज़ उसको ओवरकम करने की कोशिश करती है। तो अब अगर मुस्तकबिल हमने पाकिस्तान का बनाना है तो हमने ये फ़ैसला करना है कि हम किस तरह का मुल्क चाहते हैं और हम अपने नौजवानों को, ये इस यूथ बल्ज को किस तरह ट्रेन करेंगे, किस तरह उस मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। यानी कि यूथ, बिल्कुल जैसे आपने कहा, हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने भी यूथ पे बड़ा फोकस किया था। वो यूथ से उनकी बड़ी, नौजवानों से बड़ी उनकी तवक्कुआत थी, बड़ी उम्मीदें थी। तो क्या उलूम करीम, हम जो कायद-ए-आज़म की उम्मीदें, जो तवक्कुआत थी यूथ से, आज की जो यूथ है, जिस तरह से अली ने बात की कि वो स्कैटर्ड है, यकजा करें तो हम क्या दोबारा से वो मुकाम हासिल कर सकते हैं, या वो मुकाम हम हासिल कर सकते हैं जिसका ख्वाब देखा था, जो चाहते थे, जो हमें होना चाहिए था जिस मुकाम पर, अगर यूथ को हम कलेक्ट करते हैं, और कैसे किया जा सकता है? मेरा ख्याल स्पोर्ट्स से हैं और स्पोर्ट्स जो है ये यकीनन लोगों को मिलाने के लिए बिल्कुल सही बात है। ये है कि मेरे ख्याल के मुताबिक कोई भी अगर कौम हो या कोई भी जो है फ़र्द हो, बेशक इंडिविजुअली क्यों ना हो, मेहनत करें, अगर कोशिश करें तो बिल्कुल आप कुछ भी करना चाहें अचीव कर सकते हैं। मैं अपनी मिसाल इस तरह दूँगा यहाँ पे कि 8 साल पहले जब हमने ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स शुरू किया था, हमारे पास कोई एसेट्स नहीं थे, हमारे पास ट्रेनिंग कोई फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल बाद जो सिनेरियो चेंज हो चुका है, दिस इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट, कि ये इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या एसेट्स हैं, क्या नहीं है। जिस तरह अली भाई ने बिल्कुल सही बात की कि आपकी यू हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स, लेकिन आपके सामने इंग्रेडिएंट्स रख दिए जाएँ तो आप बहुत अच्छे शेफ़ नहीं बन सकते। यूटिलाइजेशन की बात होती है और उस यूटिलाइजेशन के लिए भी कोशिश चाहिए होती है। तो अगर कोशिश की जाए और अगर दिल से कोशिश की जाए तो बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता। कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बिल्कुल बन सकता है। अल्लामा इकबाल ने जिस पाकिस्तान को जहन में रख के जो है ना बात की थी, बिल्कुल हो सकता है, अचीव किया जा सकता है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर पाकिस्तान के इन इमर्जिंग नौजवानों के साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के कुछ इमर्जिंग नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनकी पर्सनल स्ट्रगल के बारे में भी जानेंगे कि कैसे वो इमर्ज करके ऊपर आए हैं, किस तरह से उन्होंने ऑड्स जो हैं वो उनको फेस किया और तमाम मुश्किलात के बावजूद वो उन्होंने मुआशरे में एक मुकाम हासिल किया। उलूमी किस तरह से आपने टाइटल जीता पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़े एजाज़ की बात है। तो स्ट्रगल कैसी थी आपकी, किस तरह की मुश्किलात आपको आई और आपने कैसे इनको ओवरकम किया, थोड़ा सा अपने स्ट्रगल के बारे में बताइएगा। जिससे पहले मैंने आपसे ज़िक्र किया कि जब हमने 8 साल पहले शुरू किया था तो हमारे पास किसी किस्म की सपोर्ट नहीं थी। पेरेंट्स भी, जिस तरह हमारे यहाँ का एक कल्चर है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके घर से इंजीनियर्स निकलें, डॉक्टर्स निकलें, ज़ाहिर है उनका भी यही ख्याल, उनका भी ये जो ना फ़िक्र होती है उनको कि उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो औलाद है वो कुछ ऐसा करें जो उनके लिए स्टेबल इनकम का जो है ना ज़रिया हो। पेरेंट्स ने बिल्कुल शुरू में तो काफ़ी रेजिस्ट किया। उसके अलावा किसी से भी अगर सपोर्ट की उम्मीद की जा सकती थी तो बस एक ही लफ्ज़ मिलता था कि यार कुछ नहीं होगा, मुल्क में इसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। क्योंकि मेरे जो दोनों बड़े भाई हैं वो ही मुझे ट्रेन कर रहे थे और वही मुझे इसी शोबे में लेके आए थे, तो मेरी इंस्पिरेशन भी वही दोनों थे और मेरी मोटिवेशन भी वही दोनों खुद भी इस खेल से वाबस्ता थे? जी बिल्कुल। दोनों मेरे भाई जो हैं, एक मास्टर्स कर रहे थे और एक बैचलर्स कर रहे थे, BS कर रहे थे, और दोनों पढ़ाई साथ साथ चला रहे थे और मुझे ट्रेन भी कर रहे थे। मैं ख़ुद उस टाइम जो है स्टूडेंट था, A लेवल्स में जो है ना A लेवल्स का स्टूडेंट था, और उसके बाद आहिस्ता क्योंकि चीज़ें नैरो डाउन होती गई, हर मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स भी मैं खेलता रहा, म्यूज़िक में जो है ना मेरा इंटरेस्ट था, तो हर एक चीज़ जो है मुझे
डिफ़ाइन करनी पड़ गई कि किसको कितना प्रायोरिटी देनी है, किसको कितना टाइम देना है, किसको इम्पोर्टेंस देनी है और किस चीज़ को छोड़ना है। तो डाउन द लाइन जो है अल्हम्दुलिल्लाह बाकी चीज़ें जब नैरो डाउन होती गई तो पेरेंट्स ने भी देखा कि आई एम सीरियस अबाउट इट, और जो है कुछ पाकिस्तान में लोकल नेशनल लेवल के कुछ टाइटल्स थे वो भी मैंने जीतना शुरू किए। तो पेरेंट्स ने उसमें जो है ना उसके बाद सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब पेरेंट्स खुश हैं आपके, जिस तरह आप अल्हम्दुलिल्लाह title अभी जीत के तो पेरेंट्स अभी इस जीत के बाद जब वापस आया तो पेरेंट्स तो कह रहे हैं कि बहुत हो गया, लोगों से बहुत मिल लिया, थोड़ा पेरेंट्स को भी टाइम दो। अच्छा। क्योंकि ऑफ कोर्स हर पेरेंट का जो है ना मेरे ख्याल से यही ख्वाब होता है कि वो अपने बच्चों को, जो अपनी औलाद को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, वो जिस भी फॉर्म में हो। बिल्कुल पेरेंट्स बहुत खुश हैं। मेरे वालिद क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मेरे बारे में ओवर प्रोटेक्टिव हैं। अच्छा। तो कुछ हर फाइट से पहले उनकी कॉल आएगी और जो है ना हौसले देंगे और मतलब हिम्मत देंगे और दुआएं करेंगे, और फिर यही पेरेंट्स का तो हक भी बनता है। बिल्कुल। बिल्कुल। अली, आपने तालीम के शोबे में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, आपने रिकॉर्ड बनाया, तो किस तरह की मुश्किलात भी आपको, यकीनन ज़रा स्टडी में काफ़ी चीज़ें होती हैं, आप दोस्तों को खेलता देखते हैं, काफ़ी आपको सेक्रीफाई करना पड़ता है किसी भी सक्सेस के लिए, मुश्किलात क्या थी और एम क्या था आपके नज़दीक? देखिए वो कहते हैं ज़िंदगी में कुछ भी जो पाने के काबिल हो ना आसानी से नहीं आता। तो चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई भी शोबा हो, जिस इंसान ने भी कोई काम करने की कोशिश की है तो उसने काफ़ी मेहनत की है, उसने काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ख़्याल है आप किसी भी चीज़ में सिर्फ तब कामयाब हो सकते हैं कि जब आपको कुर्बानी ना लगे, जब आपको उस काम की अहमियत जो है वो आपको इतने आपके दिल में समाई हो कि आप कुछ और सोच भी ना सकें। तो मेरा कोई, अगर मैं अपनी बात करूं तो कोई मखसूस एम नहीं था ऐसा सच। ये नहीं था कि मैंने इतने एज लेने हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैंने रिकॉर्ड बनाना है या नहीं बनाना। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि रिकॉर्ड बन गया था जब रिकॉर्ड बना था। मुझे बाद में पता चला था, वो भी 6 महीने बाद, जब मैं बाय यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। तो एक वहाँ की सहाफ़ी थी, तो उनको पता चला कि मेरे इतने एज आए हुए थे, तो उन्होंने रिसर्च की, तो उन्होंने कहा ये तो रिकॉर्ड बनता है। तो मुझे भी इस तरह बड़े मज़े के तरीके से पता चला था। तो लेकिन यह है कि खैर कामयाबियाँ अल्लाह की रहमत होती हैं। इंसान का तो खैर बहुत कम किरदार होता है जब भी कुछ इंसान को इज़्ज़त मिलती है। क्या सिर्फ पढ़ते थे या खेल कूद भी साथ चलती थी, चीज़ों को आपने मैनेज किया ज़्यादा? मैंने कहा ना कि जो भी चीज़ ज़िंदगी में पाने के काबिल होना आसानी से नहीं आती। तो कभी कभी 8-8 घंटे, कभी 12 घंटे भी पढ़ना पड़ता था। और मुझे याद है कि जब ज़्यादा एग्ज़ाम्स करीब आ गए थे तो फिर टाइम कम था, तो मैंने पहले अपने कमरे से बेड निकाल दिया, मैट्रेस पर सोना शुरू हो गया ताकि कम नींद आए। फिर मैट्रेस निकाल दिया, कारपेट पर सोना शुरू हो गया। फिर वो ये आलम था, मैंने कारपेट भी निकाल दिया टूवर्ड्स आखिरी जो हफ्ते चंद रह गए थे। तो मेहनत के साथ ही होता है, और मेहनत के साथ मेरा ख्याल है ज़्यादा बड़ी चीज़ जो थी वो ये है कि आपके पास एक इरादा हो। मेरे एक टीचर ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि आपको क्या अपने दादा का नाम याद है? मेरे दादा जी की वफ़ात हो गई थी जब मैं बहुत छोटा था, जब मेरे वालिद साहब बहुत छोटे थे, तो मेरी कभी उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि इंसान इस दुनिया में आते हैं, जाते हैं, और हमारे अपने ख़ानदान के लोग हैं, हम अपने परदादा के बारे में सोचें, हमें ना उनका नाम पता है, और वो हमारा खून और उनका खून एक ही था। तो ज़िंदगी में जो भी करे कुछ बंदा इसी तरह अजीबो गरीब करने की कोशिश करे। मैं यहाँ एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आकर जो है नाजरीन हम ज़ुहा से कुछ सुनेंगे भी। डू स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुहा और एमर्जिंग पाकिस्तान की सिंगर हैं। क्यों ना उनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाया जाए। ज़ुहा, यकीनन हमारे नाजरीन आपको सुनना चाहेंगे, तो क्या सुना रही हैं आज आप? जनून से और इश्क से, क्योंकि 14 अगस्त है। 14 अगस्त है, बिल्कुल, क्यों नहीं। जनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की राहों में मिलती है आज़ादी। जनून से और इश्क से
बहुत आला, ज़बरदस्त सोहब। ज़ोहब, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि तराने आज से कोई 10 साल पहले तक हम सुना करते थे कि बड़े ज़बरदस्त से तराने आया करते थे 14 अगस्त पे, अमूमन भी हम सुना करते थे। 10-12 साल पहले से वो आना बंद हो गए। क्या वजह है, क्यों अब मिली नगमे या तराने नहीं आ रहे? मेरा एक ख़्याल है कि मिली नगमे और तराने शायद इसलिए नहीं आ रहे अब क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए हैं वेस्टर्न कल्चर से और बॉलीवुड के कल्चर से। तो गाने ही बनते हैं, तराने और मिली नगमे नहीं बनते, जो कि बनने चाहिए। मेरा ख़्याल है कि बहुत अच्छे होते थे और बच्चे स्कूल में गाते थे तो अच्छा लगता था। वो पुराने वाले ही हैं, आज भी स्कूल में हम देखते हैं 14 अगस्त पे टेबलोज वगैरह होते हैं जो भी, तो वही पुराने जो 70s 80s 90s के जो तराने हैं वही हम सुनते हैं। आई थिंक उसकी एक वजह ये भी है कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री का लैंडस्केप चेंज हो गया। आज से ना 10-12 साल पहले एक ही आपके पास नेशनल ब्रॉडकास्टर होता था। तो जब नेशनल ब्रॉडकास्टर होता है तो वो एक अलग तरीके से चीज़ें ब्रॉडकास्ट करता है, उसमें सिर्फ रेटिंग्स की बात नहीं होती या सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं होते। तो नेशनल ब्रॉडकास्टर जब एक होता था तो जब भी तराना आता था वो बार बार चलाया जाता था, बार बार प्ले किया जाता था और वो फिर हमारे दिलों में और हमारे दिमाग में इस तरह समाता जाता था। अब मीडिया बहुत ज़्यादा हो गया, अब इंटरनेट प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं, मीडिया उसके साथ साथ चल पड़ा है क्योंकि अगर एक तराना बनाया है वो हर जगह नहीं चलेगा और हर एक के उस तरह दिमाग में नहीं बैठेगा, दिल में नहीं बैठेगा, कोई गाएगा नहीं। बनते होंगे तराने, मेरा ख्याल है लोग बनाते होंगे, कम बनते हैं, कम बनाते हैं और वो आज भी प्रमोट नहीं किए जाते। पब्लिक के अंदर आप सुने तो वही पुराने ही तराने सुने जाते हैं, कोई नया तराना कोई ऐसा मेरे ख्याल से क्योंकि एक जो आजकल का फैक्टर है कि बिकना जिसको बोलते हैं कि गाने बिकते हैं, लेकिन आजकल जो तराने जो है ना, यू कैन नॉट अर्न अ लिविंग आउट ऑफ इट। उस टाइम पे ये था कि लोगों के दिलों में वो जज्बा था, वो जोश था मुल्क के लिए और जो ना वो मुहिब वतन होते थे। आजकल जिस तरह आपने शो के शुरू में ही बोला कि बस गाड़ियों पे और बाइक्स पे झंडे लगे होते हैं और उससे पहले शाली ने बल्कि बोला कि उसके बाद कुछ नहीं होता। तो अगर उसके बाद भी वही जज्बा रहे तो मेरे ख्याल से कि जो म्यूजिशियंस का या जो भी लिरिसिस्ट्स का जो होता है कि एक जो तराना बनाने की चाह होती है, मेरे ख्याल से उसमें भी जो है ना इम्प्रूवमेंट आ सकती है कि वो जज्बा लैक कर रहा है। अब सिर्फ ज़्यादा कारोबार के लिए लोग अपने उसके लिए करते हैं, जज्बा मिसिंग है। बात ऐड करना चाहूँगा, मेरा नहीं ख्याल कि मुहिब्बुल वतनी या जज्बा किसी में भी कम होता है। मेरा ख्याल है कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता। हम सब यहाँ रहते हैं और देखिए मुल्क सिर्फ एक ज़मीन नहीं होती। मुल्क जो होता है ना, मुल्क आप वो लोग होते हैं जिनको आप जानते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, जो आपके अजीज़ होते हैं, जो आपका माशरा होता है, जो आपकी सकाफ़त होती है, आपकी तहज़ीब होती है। अगले सेगमेंट में बात करेंगे कि हमारी यूथ जो है आज की ये कितनी ऑप्टिमिस्टिक है पाकिस्तान के फ्यूचर से मुताल्लिक। बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम अपने मेहमानों से बात करेंगे कि वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में कितने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। नौजवान हमारे साथ बैठे हैं, नौजवान चूँकि इस मुल्क का असासा भी हैं, इनकी क्या सोच है, ये क्या सोचते हैं आज का नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचता है, कितना ऑप्टिमिस्टिक है। उलूम करीम खेलों के शोबे में बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा हम ज़वाल पजीर है पाकिस्तान। हम खेलों का शोबा काफ़ी ज़्यादा ज़वाल पजीर है। हम देखें ओलंपिक्स में हम क्वालिफाई नहीं कर सके, 4-5 लोग हमारा उसमें जाता है। हॉकी हमारा नेशनल हमारा गेम है, लेकिन हॉकी में भी हमारी टीम ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर पाई। जीतना तो दूर की बात है, दीगर खेल आप देखें हर जगह पे ही हम जो है ना हमें ज़वाल का सामना है। सवाए क्रिकेट में एक थोड़ी सी बेहतरी है और अभी आपने भी हमारा नाम रोशन किया। अभी वसीम है एमर्जिंग, एक हमारे बॉक्सर आए हैं, उन्होंने ज़बरदस्त खेल पेश किया, अभी सिल्वर टाइटल उन्होंने जीता पाकिस्तान के लिए। किस तरह से खेलों की बात की जाए तो कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आप फ्यूचर के बाद? देखें पाकिस्तान में मेरे ख्याल से पर्सनली मैं जितने स्पोर्ट्स पर्सन को जानता हूँ और जो मेरा ख्याल है कि जितने खेलों के शोबे में पाकिस्तान जितना इमर्ज कर सकता है गिवन द राइट इंसेंटिव्स एंड द सपोर्ट, क्योंकि हमारा जो ये खेल है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, ये प्राइवेट जो है ना एक स्पोर्ट है, इसमें गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है। इंसेंटिव को थोड़ा एलैबोरेट कर दीजिएगा। जी ताकि देखें
ये अब जिस तरह मिक्स मार्शल आर्ट्स की जो फाइटर्स होते हैं उनकी पर फाइट दे गेट अ लॉट ऑफ मनी टू फाइट, मतलब पर फाइट जो कि फाइट पर्स होता है, विनिंग बोनस होता है, वो इट्स डिसेंट इनफ के जो है फाइटर अट्रैक्ट हो और उसके लिए जो है ना मेहनत करे। ऑन द अदर हैंड जो बाकी ओलंपिक्स के जो हमारे स्पोर्ट्स हैं, पाकिस्तान के जितने भी इस स्पोर्ट्स से जिनका ताल्लुक़ है जो ओलंपिक्स में खेली जाती हैं, उन स्पोर्ट्स पर्सन में मोस्टली जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं वो एथलीट्स कोयटा में, पेशावर में, सवात में और इस तरह के रीजन्स में पाए जाते हैं। सख्त जान लोग जो हैं। बिल्कुल। और इन लोगों को मतलब मैंने आज तक ये नहीं देखा कि इनकी टेक्निकल ट्रेनिंग का कोई ख्याल हो। इवन कि जो हमारे नेशनल जो एथलीट्स होते हैं जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो ट्रेनिंग करते हैं, मुझे कुछ एथलीट्स के साथ मुलाकात की जो है ना का इत्तेफाक हुआ और उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं कि उनका कंप्लेन ये था कि 3 वक्त की दाल रोटी मिलती है हमें। हाँ, मैं बिल्कुल वाकिफ़ जो हूँ। कि स्पोर्ट्स बोर्ड का जो है वो बड़ी सियासत है वहाँ पे, बड़ी मिसमैनेजमेंट है। बिल्कुल। हमने रिपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा किया है, लेकिन यह है कि फेडरेशंस की वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ब्लैकमेलिंग भी हम देखते हैं फंड्स और के, इसी की वजह से मेरा ख्याल है कि जो एक स्पोर्ट्समैन का जो उसका जो कैलिबर है, जो उसका स्पिरिट होता है और उसके अलावा जो उसका आई डोंट नो हाउ टू से इट इन द राइट वर्ड्स, लेकिन जो पर्सनल कैपेसिटी में ही अगर कोई स्पोर्ट्समैन है वो मेहनत करके इमर्ज करके आता है तो वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ही आ सकता है। उनकी कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि एथलेटिक्स में जो है यही होता है कि आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होती है, आपको ट्रेनिंग चाहिए होती है। क्योंकि तो हाँ, जिस तरह से ने बात की अली से और रूमी करीम से पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में कि यूथ कितनी ऑप्टिमिस्टिक है, मेरा ख्याल है यूथ, अगर मैं म्यूज़िक के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, मेरा ये ख्याल है। लेकिन मसले भी हैं वहीं पे। जैसे अगर मैं सिर्फ इस्लामाबाद की बात करूं तो यहाँ पे जब आप कोई कॉन्सर्ट कराते हैं, जब आप किसी आर्टिस्ट म्यूजिशियन को बुलाते हैं जो आप कमिंग है, जो ग्रोइंग है, आप उसको पे नहीं करते, आप उसकी मदद नहीं करते। तो इवेंचुअली अगर उसने उस फील्ड में जाना है तो वो क्यों जाएगा जब उसको एक प्रॉस्पेक्ट नहीं नज़र आ रहा, वहाँ से वो पैसे नहीं कमा सकता, जाहिर है वो क्यों उसको परस्यू करेगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर अच्छी चीज़ देखी जाए तो अब पाकिस्तान में मूवीज़ बनना शुरू हो गई हैं, तो वो बड़ी पॉजिटिव ये नहीं कि वो बाहर से आर्टिस्ट उठाएं या वो सिर्फ बड़े बड़े आर्टिस्ट को उठाएं, वो बहुत ऐसे आर्टिस्ट को उठा रहे हैं जो अपकमिंग हैं, जो ग्रोइंग है, जिनको लोग इतना नहीं जानते, वो नए लोगों को लेके आ रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत अच्छी बात है, ऑप्टिमिज़म जगाता है वो। अगर मैं इन म्यूज़िक बात करूँ तो बहुत ऑप्टिमिज़म जगाता है, लेकिन बहुत ज़रूरत है एक अच्छा पर्सपेक्टिव, एक अच्छा क्या कह सकते हैं ऐसे कि उनको मतलब कॉन्सर्ट्स कराएं, गिग्स कराएं, तो आप पे करें म्यूजिशियंस को, उनके मोराल बढ़ाएं। यू आर टेकिंग इट एज योर करियर, तो बिल्कुल उसमें होना Exactly. चाहिए। उसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी जब तक नहीं वायबिलिटी नहीं है तो वो क्यों परस्यू करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान म्यूजिक में पीछे रह जाएगा, जैसे लेकिन रह रहा था यह है काफी कि अर्से से। अच्छी बात है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने अब रिवाइव किया है, तो म्यूज़िक इंडस्ट्री हम बड़ी होप्स हैं कि वो इंशाल्लाह रिवाइव करेगी पाकिस्तान की। जाते जाते हम कश्मीर पे ज़रा सी बात करेंगे, चूँकि कश्मीर जो है वो तकसीम बरसगीर या तकसीम हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। आजकल हालात देखें कश्मीर में तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जुल्म और सितम जो है वो अपने अरूज पर है। भारतीय जो अफवाज हैं उन्होंने जुल्म और सितम का एक बाज़ार गर्म कर रखा है। अब तक 70 से ज़ायद कश्मीरी हमारे शहीद हो चुके हैं और 6000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं, और पैलेट गन का जो उन्होंने इस्तेमाल किया है पेशियाना और बेईमाना, उसमें कई लोग अपनी बसारत से महरूम हो चुके हैं। तो कश्मीर की जो सूरत हाल है उस पर आप कैसे देखते हैं रूमी के? जिस तरह आपने अपना टाइटल भी कश्मीर के नाम किया था, एक सोच हमारे अवाम के अंदर तो पाई जाती है, लेकिन थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि एक तासुर भी है कि जो कमी, जो कोताही हुई है हमारी गवर्नमेंट से कि वो जनरेशन टू जनरेशन वो इस इशू को शिफ्ट नहीं कर पाई, जिस वजह से आज हमारी जो यूथ है वो थोड़ी सी डिटैच हो गई है कश्मीर इशू से। मेरा पर्सनली ये बिल्कुल ख़्याल नहीं है कि यूथ कश्मीर से डिटैच हुई होगी, क्योंकि फ़ाइट के बाद जब जब सोशल मीडिया यूज़ करना मैंने शुरू किया और मुझे फ़ाइट की इतनी कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं मिल रही थी जितना कश्मीर को जो है ना डेडिकेट करने पे जो है ना मुझे लोग दाद दे रहे थे। और मुझे याद है मैसेजेस में जो ना दिलों की भरमार थे, जिसके हार्ट्स बना के भेज रहे हैं कि यू आर प्राउड नॉट बिकॉज यू वांट द फाइट बट बिकॉज यू डेडिकेटेड योर फाइट टू कश्मीर।
और ज़ाहिर है मेरे जो हरीफ थे वो भी इंडियन थे, तो उस पर बात जो है ना और बढ़ गई और ज़्यादा और बढ़ गई। मीडिया ने और उस बात का जो है खूब भरपूर इस्तेमाल बिल्कुल, किया। बात जब हिंदुस्तान की आ जाए और कश्मीर भी बीच में आ जाए फिर तो वैसे बिल्कुल ये मतलब बोले टाइमिंग बहुत परफेक्ट हो गई कि जश्न आज़ादी के करीब फ़ाइट आई और वो भी इंडियन से आई और कश्मीर का इशू चल रहा था और डेडिकेट भी, क्योंकि मेरी हर फाइट में उन्हीं को डेडिकेट करता हूँ जहाँ पे कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है, कहीं पे भी हो। मैंने गज़ा को जो है ना फ़ाइट डेडिकेट की थी। ये जो मैं बेल्ट चाहिए था मैंने बचा खान यूनिवर्सिटी के जो शहदा थे उनको ही मैंने डेडिकेट किया था। अभी फ़ाइट मैंने कश्मीर, क्योंकि देखें मेरा ये ख्याल है कि किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन वायलेंस से तो हो नहीं सकता। एवरीथिंग कैन बी सॉल्व्ड पीसफुली, और ये जो है हमारे हाथ में, यूथ के हाथ में, तो आई डोंट थिंक कुछ होगा। आप कश्मीर के बारे में जी, चूँकि जश्न आज़ादी है तो हम आज़ादी के इस दिन पे उनको नहीं भूल सकते कि जो पाकिस्तान का झंडा लेके सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है और ये एक मेरा ख्याल है हमारी बहुत बड़ी नाकामी है कि हम अपने कश्मीरी भाइयों बहनों की उस तरह मदद नहीं कर सके और ये मसला सॉल्व नहीं कर सके। अब ये मसला है, ये जंग से तो हम इसका हल नहीं निकाल सकते। दूसरा ये है कि अगर इसकी थोड़ी आप पस मंज़र और तारीख़ देखें कि हमसे शायद ये भी कोताहियाँ माजी में हो गई, जिस तरह 1971 वॉर के बाद हमें ये एग्री करना पड़ा कि हम किसी भी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर कश्मीर का इशू नहीं उठा सकते जब तक इंडिया साथ ना हो या कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच ना हो। तो उस वजह से हम शायद अब वो इंटरनेशनल फोरम्स को यूटिलाइज़ करने से भी कासिर हैं। और इसमें एक जो बहुत बुरा रोल रहा है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़ा सिलेक्टिवली ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और इश्यूज तो उठा लेती है। फेसबुक वालों ने भी जो जुल्म किया माइक और वो जो रिमूव कर दिया, लेकिन कुछ इश्यूज को छोड़ देती है। इसका हल ये है मेरे ख्याल से कि यूथ को चाहिए कि वो गवर्नमेंट को और अपनी स्टेट को और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रेशराइज करे कि इस इशू को आगे लाए। ज़ोहा, वन लाइनर कश्मीरियों के लिए आज के इस दिन पे क्या कहेंगी? मैं भी यही बात करूँगी कि कश्मीरियों को लेके हम लोगों से बहुत गलतियाँ हुई हैं और हमें ये चाहिए कि हम यूथ स्पेशली को ये चाहिए कि हम हर फोरम पे इस बात को हाईलाइट करें ताकि लोगों तक पहुँचे, गवर्नमेंट तक पहुँचे, उनको हम फोर्स करें कि वो कुछ करें इस बारे में। ठीक है नाजरीन, आज के शो में इतना ही। आप तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करेगा। वंस अगेन आपको जश्न आज़ादी मुबारक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।